जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी वर्ड 0.3 में। दोस्तों, आज से पुनः हिंदी का हमने आगाज़ कर दिया है और शुरुआती से दोस्तों जितने भी गुरुजी परिवार के जितने भी छात्र हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने लगन को, अपने धैर्य को बना कर रखिए, हौसले बुलंद रखिए, मंजिल आपको खुद ब खुद मिलेगी। और दोस्तों, अपनी तैयारी को धार देते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक्स है हिंदी वर्णमाला। दोस्तों, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने वाला है और हिंदी में उससे 50 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 200 नंबर के होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला देखो, पढ़ते तो सभी लोग हैं। एक बार पढ़ लिया, पुनः फिर एग्ज़ाम बीत गया, छोड़ दिया, फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर के बाद फिर से पढ़ना पड़ता है। नहीं, एक बार पढ़ो और उसको एकदम दिमाग में छाप लो। ये गुरुजी परिवार का चैलेंज है कि आपको हर एग्ज़ाम में सफल बनाने की कोशिश करेगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक्स हिंदी वर्णमाला, इस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं और एक नई उमंग के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हिंदी ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, प्रत्यय। दोस्तों, सबसे पहले ये हिंदी व्याकरण का आधारशिला है। इसको हम लोग कवर कर लिए। समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण का हमने 70% यानी कि 70% हमने कवर कर लिया। चलिए, हिंदी वर्णमाला। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला। ये हिंदी वर्णमाला होता क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें वर्ण शब्द, वर्ण और माला 2 शब्दों से ये बना है। पहला शब्द है वर्ण और दूसरा है माला। वर्णों की माला, यानी कि आपने माला शब्द तो सुना ही होगा। माला बहुत से लोग पहनते हैं, तो माला में आप लोग एक खासियत देखे होंगे। माला में एक क्रमबद्धता होती है, जैसे कि 2 मोती ऊपर लगे होंगे तो एक अलग प्रकार की मोती यहाँ पे लगी होगी, ठीक है। यानी कि ये जो मोतियों का सिलसिला है जो गूंथने का, वो अलग अलग प्रकार से एक क्रमबद्धता में गूंथी हुई होगी, इसलिए वो मोतियों की माला हो जाती है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है हिंदी वर्णमाला। इसमें दिया है वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होते हैं उसको जब हम लोग व्यवस्थित समूह में सजा कर रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11, व्यंजन 33। ये तो कुल मिलाकर हो गए दोस्तों 44 हो गए। उसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उनको भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अब देखिए वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वर्ण की परिभाषा, वर्ण होता क्या है दोस्तों? भाषा के सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। अब यहाँ पे देखिए, ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है।
यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है और उसको लिखित रूप में हम वर्णों के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। नोट में यहाँ देखिए लिखा भी गया है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दोस्तों, इसमें कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं ध्वनि के माध्यम से बोलते हैं, यानी कि वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उच्चारित यानी कि जो कुछ बोलने के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखने के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, क्या है, वर्ण है। वर्ण का मतलब जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, चलिए अब हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं दोस्त? देखिए, स्वर और व्यंजन, इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, ऐसे आप लोग पढ़े तो होंगे 13 अ से लगाकर अह तक, लेकिन इसमें दोस्तों जो 2 होते हैं अंग और अह, अंग और जो अह होते हैं ये होते हैं अयोगवाह और व्यंजन है 33। चलिए अब आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन। वर्ण, यहाँ पे देखिए वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? यहाँ दिया है स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन भी, व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर में 3 और व्यंजन में भी 3, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। यानी कि अंग तो हो गया दोस्तों, ये अयोगवाह में है, ये औ तक। अब स्वर के भेद कितने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वर के भेद 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर दोस्त के माइंड में ये होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं उसको अलग अलग करके अच्छे से अच्छे ढंग से कॉपी पेन ले लीजिएगा, अच्छे ढंग से लिखिएगा। और इसका जो PDF है दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम है, लिंक अवेलेबल रहेगा वीडियो में, आप लोग जाकर वहाँ से पा सकते हैं। अब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि थोड़ा सा समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए दोस्तों और नोट करते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है
जिस स्वरों के उच्चारण में, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जिस स्वरों के दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि लगभग 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना का समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 7, यानी कि 7 होती है। प्लुत स्वर भी होता है। अब प्लुत स्वर में क्या कहा गया है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुने का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके आगे गिनती का 3 अंक लिखा जाता है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे, ओम, ओम, यानी कि जब हम लोग ओम बोलते हैं तो ओ को 3 बार तक, यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेते हैं। ओम, राम, हे, ठीक है। अब स्वरों का उच्चारण स्थान, यहां देखिए दोस्तों, स्वरों का उच्चारण स्थान। अ आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ आ का उच्चारण स्थान है कंठ। बोलिए, आप एक बार बोल के महसूस भी कीजिएगा। अ, आ, यानी कि जो आप जहां से बोलते हैं, यानी कि मुख का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो कि टच करे, यानी कि आपका ये कंठ से आवाज निकलती है। अ, आ। छोटी, बड़ी, यानी कि ई, ई, ये तालु है। आप अगर बोलेंगे तो आपकी जिह्वा जो है वो बगल से होकर वो तालु में जाएगी, तालु में सटेगी ऊपर। तो ई का उच्चारण स्थान है तालु। ऊ, 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 आप बोल के देखिए, आप बोल के देखते हैं तो ऊ, यानी कि ये जो छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, इसका ओष्ठ से उच्चारण होता है। आप लोग बोलेंगे, आपका ओष्ठ जो है वो गोलाकार, कुछ गोल टाइप्स का हो जाएगा। री, आप री को बोलते हैं तो इसमें कंपन होता है, यानी कि मूर्धा। री, आप देखिए, आप बोल के देखिए, री, यानी कि ऊपर, तालु के थोड़ा सा ऊपर ये जो मूर्धा है, इसमें ये जो क्या है, जो जिह्वा है वो क्या करे, कंपन कर रही है। तो री का उच्चारण स्थान है दोस्तों मूर्धा। ए, ऐ, यानी कि कंठ तालु। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंठ तालु 2 दे दिया है। ए, ऐ, देखिए ए, ऐ कैसे बना है? तो यहाँ देखिए, ए जो बना है अधन ई से बना है, अधन ई से बना है, अधन ई बराबर ए बना है। तो अ का उच्चारण स्थान है दोस्तों कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु। जहां पे देखिए, समझिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए इसको कहते हैं कंठ तालु। ओ, औ, यहां देखिए ओ, औ। अब कहेंगे दोस्तों ओ, औ, इसको कंठ ओष्ठ कैसे कहा गया है? तो ओ, अधन उ, अधन ऊ से मिलकर बना है दोस्तों ओ। बोलिए आप, ओ, अधन ऊ से मिलकर बना है। तो अ का हो गया कंठ और ऊ का हो गया ओष्ठ, इसीलिए इसका उच्चारण कंठोष्ठ से होता है।
अब व्यंजन, व्यंजन के भेद। दोस्तों हम इस वीडियो में अब टाइम नहीं ले रहे हैं, आपको समझाते चल रहे हैं। आप देखिए एक ही वीडियो में हमने बहुत अच्छे से वर्णमाला को कवर कर दिया है और बहुत अच्छे से आप लोग जान भी जाएंगे। व्यंजन या व्यंजन के भेद। अब देखिए व्यंजन होते क्या हैं। पहले व्यंजन का परिभाषा क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं दोस्तों, 33 हैं। इसके अलावा 4, यहाँ पे देखिए, इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं तथा 2 उद्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। कितनी होती है, 39 होती है। संयुक्त व्यंजन 4, उद्क्षिप्त व्यंजन 2 और कुल व्यंजनों की संख्या जो है कितनी हो जाती है, 39 हो जाती है, 39। व्यंजन के भेद। यहां देखिए व्यंजन के भेद। अब व्यंजन का भेद है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इसको अलग अलग हम लोग देखेंगे, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे। स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन होता क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। यहां देखिए, जिन वर्णों का यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि दोस्तों मुख के अंदर जितना भी जो हवा निकलता है मुख के अंदर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनसे स्पर्श करके जिन वर्णों को हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण करने में जो हवा होती है, इन सारे के सारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करके जो बाहर आती है, वैसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ हो गया दोस्तों कि छूना, यानी कि जो हवा होती है व्यंजनों को बोलने में, जो हम लोगों के मुख की हवा होती है, वो किसी न किसी तरह से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को क्या करती है, स्पर्श करती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। 25 कौन कौन से होते हैं, क से म तक, क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। क वर्ग। क वर्ग। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से व्यंजन कैसे, कहाँ पे उनको उच्चारित करने में हम लोगों का जो मुख का भाग है, पार्ट है, किसको किसको स्पर्श करते हैं, उसको जानेंगे हम लोग। क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान कंठ। यहां देखिए, यहां पे दर्शाया भी गया, ये कंठ है। कंठ से क वर्ग का उच्चारण। च वर्ग का उच्चारण है च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। इसका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है, तालु। देखिए दोस्तों, ये ऊपर जो लगा है ये तालु है। ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। बस देखते रहिए दोस्तों, ये मूर्धा है। ट वर्ग। त, थ, द, ध, न। इसका उच्चारण स्थान दंत है। आप लोग बोल के देखिए, आप लोग बोल के उच्चारण करके देखिए, आप लोगों का जो जिह्वा है वो स्पर्श करेगा। त, थ, द, ध, न।
ये दंत को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। आप अगर जब तक ये जिह्वा हम लोगों की दंत को स्पर्श नहीं करेगी तब तक इसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा। प वर्ग, प फ ब भ म, इसका ओष्ठ है। आप एक बार बोल के देखिए, प फ ब भ म। आपका ओष्ठ जो है वो बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, तभी इसका उच्चारण संभव है। अब अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन होते कौन हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य, यहां देखिए दोस्तों, स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, यानी कि बीच में होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। अंत अस्त व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य र ल व, य र ल व, ये क्या है? अंत अस्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, अब ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्मा, गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हो दोस्तों? 4 होते हैं। कौन कौन से? स स स ह। आप एक बार बोल के देखिए आपका जो मुख में जो जिह्वा है वो घर्षण करेगी, ठीक है, हवा टकराएगी। स स स ह, स स स ह। संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? यहां देखिए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि 2 अलग अलग व्यंजनों के संयोग से जो बने होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग वर्णों के योग से जो बने होते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये व्यंजन हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब ये संयुक्त किस किस से बने हुए हैं? किस किस से बने हुए हैं, यानी कि कौन कौन ऐसे वर्ण हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है? देखिए दोस्तों, क प्लस स, क प्लस स, क आधा रहेगा। देखिए क्ष, इसको हम लोग बोलते हैं कस, इसलिए क्ष, यानी कि छ जो है, जो स है वो पूरा आएगा और जो क है वो आधा आएगा। त्र, त्र आप बोल के देखिए, त्र, त्र में आधा त है और पूरा र है। ज्ञ, ज्ञ इसको पढ़ते हैं ज्ञ, क्या पढ़ते हैं? ज्ञ, आधा ज, य पूरा। स्र, स्र, र जो है वो अंत में आता है, वो भरपूर उसका उच्चारण हो रहा है। देखिए स्र, इसमें स जो है ये क्या है? छोटा सा है, अरे जो बड़ा सा, इसको बड़ा सा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और र जो है पूरा है, स्र। तो इनसे निर्माण होता है संयुक्त व्यंजन का। प धन मूर्धा स से क्षत्रिया छ का, त और र से त्रय्यात्र का। ये देखिए दोस्तों, जो भी आगे लगे होंगे वे सभी व्यंजन जो हैं वो आधे होंगे, उनका उच्चारण आधा समय में होगा, यानी कि आधा होगा। अयोगवा, अब यहां देखिए दोस्तों, अयोगवा, आइए जान ही लेते हैं अयोगवा किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग न तो स्वर के साथ और न तो व्यंजन के साथ ठीक से बैठता है, फिर भी ये अर्थ का वहन करते हैं,
इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि अंग और अह जो हैं, इनका न तो स्वर के साथ मेल बैठता है और न ही व्यंजन के साथ। फिर भी स्वर और व्यंजन के साथ इनका योग मेल न बैठते हुए भी ये क्या करते हैं, अर्थों का वहन करते हैं, यानी कि अर्थ का वहन करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। इसलिए ये क्या कहा जाता है, अयोगवाह। देखिए, जिनका जातीय योग न तो स्वर के साथ और न तो व्यंजन के साथ ठीक से बैठता है, फिर भी ये अर्थ का क्या करते हैं, वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह यानी कि अयोग प्लस वाह कहलाते हैं। अयोग रहते हुए भी अर्थ का वहन करते हैं, उसे ही अयोगवाह कहा जाता है। जैसे में अंकुर में अंग, अंकुर में क्या है, अंग जो है ये क्या है दोस्तों, अयोगवाह है। प्रातः में जो विसर्ग है ये क्या है, अयोगवाह है। अंधकार में जो अनुस्वार, देखिए दोस्तों ये अनुस्वार है, ये अंक का मात्रा, इसे अनुस्वार कहते हैं। ये चंद्र बिंदु जो है ये क्या है, ये भी अयोगवाह है। अयोगवाह के भेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, अयोगवाह के भेद हैं अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार, अब अनुस्वार, यहाँ देखिए अंक की मात्रा है, इसे अनुस्वार कहते हैं। यह अनुस्वार का चिन्ह है, अनुस्वार का चिन्ह है। जैसे अंकुर में अंग, अंगूर में अंग, लंगूर में अंग, ये सब क्या हैं, ये अनुस्वार हैं। विसर्ग, विसर्ग, यह जो दो बिंदु होती है इसे विसर्ग कहते हैं। यह विसर्ग का चिन्ह है। जैसे प्रातः में विसर्ग है, प्रायः में भी विसर्ग है। अब अनुनासिक, 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 ये जो चंद्र बिंदु है दोस्तों, यह अनुनासिक का चिन्ह है। यह किसका चिन्ह है, अनुनासिक का चिन्ह है। इसे अनुनासिक कहते हैं। और वो जो बिंदु है केवल, उसे अनुस्वार कहते हैं। याद रखिएगा, जो बिंदु है उसे अनुस्वार कहते हैं और जो चंद्र बिंदु है इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, गांव, सांप आदि में इसका क्या हुआ है, चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, इसको अनुनासिक कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन, अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। अब पार्श्विक व्यंजन जो है दोस्तों, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ल का उच्चारण करते समय हमारी जो सांस है, सांस जीभ के बगल, यानी कि जीभ के बगल पार्श्व से गुजरती है। जीभ के बगल, देखिए ल का उच्चारण करते समय हमारी जो सांस है जीभ के बगल पार्श्व से गुजरती है, पार्श्व से गुजरती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी कि ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और र को जो है दोस्तों, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित, लुंठित व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए ल को पार्श्विक, यानी कि ल में ये र आ गया है, ठीक है, तो ल को पार्श्विक कहते हैं और र को जो कहते हैं वो लुंठित, यानी कि र में ल आ गया है, र में ल आ गया है, यानी कि उल्टा हो जा रहा है। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, अब उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों होते हैं ढंग एवं ढंग, ढंग एवं ढंग, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ढंग, ढंग, इन व्यंजनों को द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इन व्यंजनों को द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। ढंग, देखिए आप बोल के देखिए, ढंग ढंग, ढंग ढंग, जो जीभ है एक झटके के साथ तालु को छूकर तुरंत नीचे आती है। इसका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है दोस्तों, हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे की तरफ आती है, एक झटके के साथ नीचे की तरफ। दंतोष्ठ्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य व्यंजन, अब देखिए दंतोष्ठ्य व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में व को क्या कहते हैं, दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। व को बोलिए,
देखिए ये जो दांत है ये ओठ से सटेगा, तभी इसका क्या होगा, उच्चारण होगा। इसीलिए इसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यहां देखिए दोस्तों, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन, च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन अर्थात च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेन और पेपर लेकर आप साथ में बैठिए और ऐसे क्वेश्चनों को अवश्य लिखते रहिए। तो ये है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन देखिए, नासिक्य व्यंजन, इसका उच्चारण जो होता है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंग, य, ड़, न, म को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। आप अगर बोलेंगे तो मुख से और नासिका से होते हुए जो हवा है वो बाहर निकलेगी, यानी कि ड़, अंग, ङ, ञ, ड़, न, म बोलते समय नासिका से और मुख से दोनों तरह से हवा बाहर निकलती, इसलिए इसे नासिका व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं, इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का अर्थ होता है दोस्तों, यानी कि हर वर्ण का, हर वर्ग का ये 5वां अक्षर है, इसीलिए इसे पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, अब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। 2-3 बार कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन की संख्या 1 होती है। अब ये जो प्रकंपित व्यंजनों की संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। कौन है वो? र है। र को हम लोग कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। र को क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन। स्वर वर्ण, अब देखिए दोस्तों स्वर वर्ण, स्वर वर्ण में कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण को हम लोग जिह्वा के प्रयोग के आधार पे और मुख द्वार खुलने के आधार पे क्या किए हैं? बांटे हैं। इसको क्या क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जीभ के प्रयोग के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यानी कि अर्ध स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्ध समृत। तो दोस्तों आज हमने वर्णमाला के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ख़त्म किया, और ये जो रह गया, ये देखिए दोस्तों, ये जो रह गया है इसको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, अगर इसको इसमें अगर बताते तो बहुत लंबी हो जाती। हम नहीं चाहते दोस्तों कि ये वीडियो और भी लंबी हो। आप इसका अगर PDF पाना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि जो लिंक है टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे वीडियो के, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो गुरुजी परिवार को आप बेहद प्यार दीजिएगा, और आप अपना मानते हुए गुरुजी वर्ड के साथ हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि हजारों बच्चों का विश्वास गुरुजी वर्ड के साथ हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आएंगे एक अगली नई वीडियो के साथ।